दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम लोग शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल लर्निंग बाय एपी सर नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहां ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो करंट की पीडीएफ या अन्य पिक्स वहां पर उपलब्ध होती हैं। तो आप लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस समय स्कीम डिस्कस की जा रही हैं और एक स्कीम आपको होमवर्क के रूम में दिए थे, उसके पॉइंट आप राइट डाउन कर लीजिए जो अब हम बताने वाले हैं। हमने आपको कल के सेशन में जो स्कीम आपको कहा था कि आप इसके बारे में अध्ययन करिएगा और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, उस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया। अब इस स्कीम पे अगर आप विचार करें तो इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसे पहला यही आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, लॉन्च कब की गई। तो इसे लॉन्च किया गया है 5 अप्रैल 2016 को। ये ध्यान रखिएगा, डेट 5 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया और ये वित्त मंत्रालय की है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आपको वित्त मंत्रालय की सारी स्कीम हम आपको अभी करवा रहे हैं। 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया और जैसा कि नाम से लग रहा है कि स्टैंड अप का मतलब जिसको सहारा देना होता है, और सहारा देना किसको, जो सुभेद्य होगा। और सुभेद्य कौन है, एससी, वल्नरेबल, एसटी और तीसरा महिला। तो ये आपका 3 वर्गों को इसमें शामिल किया गया, एससी, एसटी, महिला। इनको बैंक लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी किसके लिए, ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज के लिए। अब यहाँ आप पूछेंगे कि ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज है क्या। तो ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज उसे कहा जाता है जहाँ पर पहले से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा, आधारभूत ढांचा नहीं था, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। अर्थात अनयूज्ड लैंड, यानी कोई रीमॉडल या किसी भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। नए सिरे से यहाँ हर एक इंटरप्राइज को या उद्यम को तैयार किया जाता है, उसकी शुरुआत की जाती है। तो ये इसी को ग्रीन फील्ड। तो एक ध्यान रखिएगा, जो स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत जो भी लोन उपलब्ध करवाया जाएगा वो ओनली एंड ओनली, इस शब्द पे गौर कीजिए। अधिकांश मामलों में ओनली शब्द गलत होता है, लेकिन यहाँ ओनली एंड ओनली ग्रीन फील्ड उद्यम के लिए, इंटरप्राइज के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बात आती है कि लोन, बैंक लोन जो मिलेगा, ये बैंक लोन कितना तक मिल सकता है। तो ये मिल सकता है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक का। इस योजना के अंतर्गत आपको स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा। अब जैसा कि हमने बताया कि ये ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज के लिए ही मिलेगा। तो ग्रीन फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग आता है, सर्विसेज आता है, या कोई ट्रेडर्स है तो ट्रेडिंग सेक्टर के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अब फिर आपकी बात आती है कि इसकी कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी तो होगी। तो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है, तो एससी, एसटी, महिला, इन वर्गों में से होना चाहिए। और दूसरी क्राइटेरिया है कि इन तीनों में से वो 18 वर्ष की 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स के अंतर्गत आपको लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो लोन संस्थाएं उपलब्ध करवाती हैं उसको स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है। स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के नाम से जाना जाता। और 2 ऐसी बैंक हैं या संस्थाएं जिसको स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के रूप में स्थापित किया गया। एक का नाम है दोस्तों सिडबी और दूसरे का नाम क्या है, नाबार्ड। अब आपका काम है इन दोनों की फुल फॉर्म, इनकी स्थापना, इनकी वर्तमान में अध्यक्ष, चेयरमैन, इनको आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इसको लिखिएगा कि ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो इन दोनों को कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो ये पहली स्कीम आज की जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको बताया, जिसका नाम था स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम 2025 तक के लिए अब ये विस्तार इसका कर दिया गया। 2025 तक आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और जाते जाते अगला नया सेशन शुरू करने के पहले एक बात और, जो मार्जिन मनी है ये पहले 25% होती थी, अब घटा करके इसको 15% कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, पूछ रहा है सही कथन का चुनाव करना है। और सही कथन में पहला जो स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है वो कह रहा है कि द 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन September 19, 2021 इन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन 19 सितंबर 2021 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया, जो कैलिफोर्निया में पड़ता है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि ईरान बिकम्स 10th मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जिसको SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता, इसका 10वां मेंबर कौन बना है, यानी ईरान बना है। ये गलत है, 10वां नहीं, पहले 8 ऑलरेडी थे। इसका 9 नंबर का मेंबर कौन बना है, तो 9th नंबर का मेंबर सदस्य ईरान बना है। तो यहाँ पर केवल एक सही होगा, लेकिन क्या इतने पर्याप्त नहीं। इसके अलावा अब जो आपका 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 का आयोजन लॉस एंजल्स में हुआ, जो कैलिफोर्निया के अंतर्गत आता है, इसकी मेजबानी किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट है। मेजबानी इसकी सेड्रिक द इंटरटेनर के द्वारा की गई थी। ये नोट कर लीजिएगा, सेड्रिक द इंटरटेनर के द्वारा 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 की मेजबानी की गई। इसमें कुछ सीरीज, सारा तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ आपकी सीरीज के अंतर्गत जो पुरस्कार प्रदान किए गए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हम लिख रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के अंतर्गत जो पुरस्कार मिला है वो मिला द क्राउन को। द क्राउन, ये नोट कर लीजिएगा, द क्राउन को दिया गया। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के अंतर्गत द क्राउन को दिया गया। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे तो हास्य श्रृंखला में टेड लासो को दिया गया। टेड लासो। तो ड्रामा में द क्राउन, अब ऐसे याद रख सकते, क्राउन माने राजमुकुट होता है, जो राजमुकुट लगाता है वो ड्रामा बहुत करता है। तो राजमुकुट लगा के लोग ड्रामा बाजी ज़्यादा करते हैं, तो ड्रामा में द क्राउन को। हास्य के अंतर्गत टेड लासो को दिया गया। उसके बाद आपका टॉक शो, उत्कृष्ट टॉक शो का जो पुरस्कार है ये किसको मिला है, लास्ट वीक। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, लास्ट वीक टू नाइट विद जॉन ओलिवर। लास्ट वीक टू नाइट जॉन ओलिवर को दिया गया। तो ये टॉक शो हो गया। अभिनेता कॉमेडी की बात करें तो उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी के अंतर्गत किसको दिया गया, तो कॉमेडी के अंतर्गत जेसन सुदेकिस को दिया गया है। और ये टेड लासो की ही है। उत्कृष्ट अभिनेता नाटक के अंतर्गत जाओगे तो जो जोश में लोग नाटक करते हैं, नाटक कैसे करते हैं, जोश में आके लोग नाटक करते हैं। और नाटक में किसको मिला है, जोश ओ कोनोर को। तो कैसे याद रखना, कॉमेडी में मिला है जेसन सुदेकिस जो टेड लासो के हैं। उसके बाद आपका नाटक के अंतर्गत लोग जो जोश में आके नाटक करते हैं तो जोश ओ कोनोर। इसके बाद उत्कृष्ट अभिनेत्री कॉमेडी के अंतर्गत किसको दिया गया, तो जीन
जीन स्मार्ट, जीन स्मार्ट ये हैक्स के अंतर्गत इनको मिला है जीन स्मार्ट को। उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक में आएंगे तो नाटक में मिला ओलिविया कोलमैन को। इसके बाद उत्कृष्ट निर्देशक डायरेक्टर कॉमेडी में आओगे तो द क्राउन राज मुकुट पहन के लोग क्या करते हैं यानी कॉमेडी करते हैं। आप पीछे भी उसमें देखे थे, तो इसमें भी नाटक करते ड्रामा करते हैं। तो इसमें आपका जो उत्कृष्ट निर्देशक कॉमेडी के अंतर्गत किसको दिया गया, तो ये आपका दिया गया है किसको, लूसिया एनिएलो हैक्स की। और उत्कृष्ट निर्देशक नाटक के अंतर्गत देखेंगे तो जिसका हाफ्स द क्राउन के अंतर्गत मिला है, यानी ज़्यादातर इसमें क्राउन को दिए गए। अगर आपको गेस भी करना हो तो क्राउन हो जाएगा। अब यहाँ बात आई थी ईरान की एससीओ की, तो एससीओ का गठन 15 जून 2001 में किया गया। 15 जून 2001 में होता है। और जो एससीओ है, एससीओ में 2017 अस्ताना में एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें पाक यानी पाकिस्तान दूसरा भारत को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता। और एससीओ में पहले 6 थे, 2017 में शामिल हुए, 8 हो गए। 6 में कौन थे, तो 6 में याद रखिएगा 4 तो तान हैं। कौन तान है ध्यान रखिएगा। आपको तान में आपको एक बता रहे हैं तुर्क ऐसे याद रखिए, जो तुर्क जाति होती है वो किसी से उसका लेना देना नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग रहना पसंद करती है। तो तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। बाकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 तान जो बाकी बचे वो हैं। उसके बाद आपका चाइना है, 5 हो गए। उसके बाद बीजिंग, चाइना के बाद रशिया 6, तो 6 ये और 2 इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया गया। और अभी हाल ही में 9th नंबर का मेंबर ईरान को भी शामिल कर लिया गया है। शामिल कर लेने पर सहमति व्यक्त की गई, अब इसका मेंबर हो गया। तो इस प्रकार अब 9 मेंबर इसके हो गए। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, एससीओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बीजिंग है। और बीजिंग का मतलब चाइना में है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सही था, तो एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ओनली 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बताना है, कथन दिए गए हैं उनका बताना है कौन सही है। सही कथन का चुनाव करना है। इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवी हैव पार्टिसिपेटेड इन 3rd एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो भारत व इंडोनेशिया नौसेना के बीच जो अभ्यास होता है उसका शुभारंभ हो चुका और 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बताते चलें, अभी जो ये हो रहा ये 3rd एडिशन का है, तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। और तीसरा एडिशन समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति 2 होते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच, उनका शुभारंभ हो चुका है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की तरफ से जो INS शिवालिक है, INS शिवालिक व INS कदमत को भेजा गया है। अब आप इसमें ऐसे ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन भारत का जहाज INS शिवालिक गया, विक्रमादित्य, ऐसे अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो 2 भारत के INS जहाज यहाँ से भेजे गए, एक का नाम INS शिवालिक है और दूसरे का नाम INS कदमत है। कैसे याद रखोगे, तो शिवालिक को शिव बना लीजिए और कदमत को कद्दू बना लीजिए। शिव जी को कद्दू बहुत पसंद है, तो INS यानी शिव का मतलब हुआ शिवालिक और कद्दू से कदमत। शिव जी को कद्दू बहुत पसंद है, तो ये आप इसमें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो शिव जी कद्दू, शिव जी का कद्दू ऐसे याद रख लीजिए। शिव जी का कद्दू कहाँ गया, शिव जी का कद्दू इंडोनेशिया में अभ्यास करने गया। तो शिव जी का कद्दू, तो शिवालिक, INS शिवालिक और कदमत, ये 2 भेजे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू कनक्वायर 2 पीक्स, यानी 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गीता समोटा।
गीता समोटा ये सबसे तेज ये आपका बन गई हैं। दो इन्होंने चोटियों को फतह किया है। असल में ये सीआईएसएफ में शामिल हैं और इनके द्वारा दो चोटियों को फतह किया गया। एक चोटी है रूस की सबसे ऊंची चोटी है, रूस में स्थित है यूरोप की, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, जो रसिया में स्थित है माउंट एल्ब्रूस, इसको फतह किया है। और दूसरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो तंजानिया में स्थित है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में स्थित है, इसको इन्होंने फतह किया है। अब आपको बताना किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी किस प्रकार का पर्वत है, क्या ज्वालामुखी पर्वत है या शांत ज्वालामुखी, किस टाइप का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गीता समोटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बताना है कौन सही नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। दो कथन दिए गए, सही नहीं का चुनाव करना है। FSSAI इसी को फसाई कहा जाता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा भी थर्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया। बिल्कुल बात सही है। और ये कह रहा सेकंड कि ये जो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसको अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनके द्वारा रिलीज किया गया। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं अन्य चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, क्या इतने से काम चलेगा, आंसर है बिल्कुल नहीं का काम चलेगा। अन्य में आपको 3 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। एक आपका बिग स्टेट का बनाया गया, दूसरा छोटे राज्यों का बनाया गया और तीसरा यूटीज को बनाया गया। और तीनों कैटेगरी के जो आपके हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, यानी आपका बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यूटीज वाला। दोस्तों तीनों का भी तो मैं मानचित्र के माध्यम से भी ध्यान रखिएगा। वैसे भी बायोट्रिक दोनों तरीके आपको अपनाने चाहिए कि जब में कोई भी एक भूल जाओ तो दोनों में से कोई ना कोई याद आ जाए। तो इसमें यानी बिग स्टेट में पहले हम बात कर लें तो गुजरात है, और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आपका केरल है और नंबर 3 पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु ये बिग स्टेट में है। स्मॉल स्टेट की बात किया जाए तो आपका नंबर 1 पे गोवा है, नंबर 2 पे आपका मेघालय है और नंबर 3 पे मणिपुर है। अगर ये आपका पूछ लिया तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होगी, बहुत आपका इसमें छोटे राज्यों में। यूटीज में आपके आइए, यूटीज में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे अंडमान निकोबार, नंबर 3 पे दिल्ली है। अब यूटीज में दिक्कत ही नहीं होगी, ऊपर से चलिए तो आपका जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान निकोबार, ये आपका यूटीज वाला, और नंबर 3 पे दिल्ली, नंबर 3 पे रखना है, ध्यान रखिएगा। वो ना पहले पे ना दूसरे पे है। अब इसको बायोट्रिक भी याद कर सकते हो, जैसे गुककेत गोमेम, ये आपका ये लिख लीजिए, इसको बोलिएगा मेम, मैम है गो मैम। आपकी मान लो कोई मैम है, उनसे कह रहे हो कि मैम जाओ तो गो मैम बोलते हो। गुज के उनका नाम है, क्या नाम है मैम का, तो गुजकेत गो मैम, यानी गुजकेत नाम की जो मैम थी वो गो माने गई, गुजकेत गो मैम, सारी इसमें आ जाएंगे गुजकेत गो मैम। तो यानी गुजरात, केरल, तमिलनाडु। यहाँ तेलंगाना वाला वो कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि ता यानी एक मात्रा लगती तब तेलंगाना होता है, तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा। गो से गोवा, मै से मेघालय और माँ से मणिपुर। तो गुजकेत गो मैम 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। जैसे आए कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन है बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट, तो गुजकेत गो मैम को जब भगाना है तो क्या गो मैम, गुजकेत गो मैम। तो गुजरात, के से केरल, ता से तमिलनाडु, गुजकेत गो से गोवा और मैम से मेघालय और मणिपुर। तो ये आपका भी याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा कौन सही बताना है कि महंत नरेंद्र गिरी प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हैज पास्ड अवे, इनकी डेथ हो गई। दूसरा 2019 में नरेंद्र गिरी टुक ओवर एज द हेड ऑफ द अखाड़ा परिषद फॉर द फर्स्ट टाइम, गलत। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका केवल सही है, इनकी अभी मृत्यु हो गई। दूसरा वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इन्होंने पहली बार 2016 में शपथ ली थी एज ए
हेड के रूप में, अखाड़ा परिषद के हेड के रूप में ये 2016 में पहली बार शामिल हुए थे और 2019 जो ये सन दिया गया ये अगली बार इसके प्रमुख बने थे। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 सही है, सही वाला पूछा था। और अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटेन द बुक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, यानी थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है कावेरी बमजई। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो बताएं। अब आज का जो स्कीम का डिस्कशन है हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की स्कीम। और आज हमने स्कीम जो उठाई है उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना वही जैसा कि हम शुरू करते। इसका शुभारंभ कब किया गया, आइए देखते हैं कैसे आपको याद रखना। देखो, किसान का मान सम्मान बढ़ाना है तो कभी कभी भारत सरकार से मेरी अपील है कि उसे भी जैसे अन्य को तोपों से सलामी देती है, तोपों से सलामी देती, तो किसानों को ध्यान में रखकर किसानों को अगर तोपों से सलामी दी जाए तो किसानों में कितनी खुशी की लहर, उमंग की वह कितना आपका उमंग या खुशी उसके अंदर होगी। तो इससे क्या ध्यान रखना, आकाश ऐसा होता। तो इससे आपको एक लाइन आपकी ध्यान आई। अब आपको हम एग्जैक्ट डेट याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी स्कीम कब याद हुई, क्योंकि आपका कब शुरू हुई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हम आपके डेट सही दे देता है और क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो हमने क्या कहा, कितने तोपों की सलामी दी जाए किसानों को? 12 तोपों की सलामी अगर किसानों को दी जाए तो क्या होंगे, उठ करके, यानी वो आपका 9 बार क्या हो चुकेंगे, एक बार नहीं झूमेंगे, 9 बार झूम उठेंगे, 9 बार झूम उठेंगे, झूम उठेंगे, झूम उठेंगे, 9 बार झूम उठेंगे, 9 बार झूम उठेंगे, 9 बार झूम उठेंगे। अगर किसानों को 12 तोपों की सलामी दी गई तो 9 बार झूम उठेंगे। केवल एक लाइन याद रखना, अगर किसानों को 12 तोपों की सलामी दे दी गई तो किसान 9 बार झूम उठेंगे। तो इससे आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा मिला? दोस्तों, यहाँ 12, यहाँ सलामी से एक ही मंथ का महीना आता है सितंबर। और कब कितनी बार झूम उठेंगे? 9 बार। और 9 बार का मतलब हुआ ये 9 लास्ट में लिख लीजिए और आगे 2000 अपने आप लगा लोगे तो इसका मतलब 2019। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे किसान मान धन आएगा, अच्छा किसान को उनका मान सम्मान बढ़ाना तो 12 तोपों की सलामी देने होगी। जैसे 12 तोपों की सलामी होगी किसान झूम उठेंगे 9 बार। तो 12 सितंबर 2019 को ये स्कीम शुरू की गई। ये स्कीम किसके लिए है? तो ये छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए है। आप कहोगे कि ये बताइए कि छोटे एवं सीमांत किसान कौन से होते? ऐसे किसान जिनकी कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल खुद की, उनकी किराए नहीं, किराए पर लेकर ज़मीन कर रहे हैं और उसमें फसल बो रहे हैं, ऐसी नहीं, उनकी खुद की कल्टीवेबल लैंड का कितनी होनी चाहिए? 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। अगर 2 हेक्टेयर तक है तो क्या कहलाते हैं, यानी सीमांत व लघु किसान की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये आपकी दूसरी, उनकी एज 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से ना कम हो, 40 से ना ज़्यादा हो, एज 18 से 40 होनी चाहिए। तीसरा, जो इसमें पैसा कितना वो दे सकते, तो अपनी एज के हिसाब से कहा गया मिनिमम 55 रुपये और मैक्सिमम 300 रुपये का अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 300 रुपये का ये 200 रुपये का 55 से लेकर के 200 रुपये। और जितना किसान भाई अपनी तरफ से अपनी जेब से योगदान करेंगे, मान लो कोई 70 रुपये वाला स्कीम लिया तो इतना ही 70 रुपये केंद्र सरकार भी योगदान करेगी। केंद्र सरकार का, किसी ने 200 रुपये का स्कीम परचेज किया, 200 रुपये ये आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है कोई किसान भाई, तो 200 रुपये का सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी। यानी जितना अमाउंट किसान उतना अमाउंट अपनी तरफ से किसके द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा योगदान किया जाएगा। अब बात आती फ़ायदा क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे एक किसान भाई 60 वर्ष की उम्र में पहुंचेगा,
वृद्धावस्था की वाली स्टेज में जा रहा होगा, 60 वर्ष पार करते ही उसका एक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, महीने की कितनी, 3,000 रुपये प्रति माह, 3,000 रुपये प्रति माह। आप कहेंगे बाई चांस मान लो कि जो ये पैसा, ये 3,000 रुपये, क्या उसकी डेथ हो गई 60 साल के पहले, तो ये स्कीम क्या ये व्यर्थ चली जाएगी? नहीं दोस्तों, 60 साल के पहले अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी जो जीवन साथी होगा वो कंटिन्यू कर सकता है और उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर पत्नी या जीवन साथी है तो उसको 60 वर्ष के बाद अगर मृत्यु होती है तो उसकी कंडीशन में 50% पैसा पत्नी को मिलेगा, जीवन साथी को मिलेगा। इसके अंतर्गत अन्य चीज़ों की बात करें तो ये पैसा कैसे इसमें योगदान वो कर सकता है, तो कॉमन सर्विस सेंटर जा कर के वो अपना योगदान कर सकता, या फिर किसान जो प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत जो 2,000 6,000 की किस्त आती है उससे भी भुगतान इसमें किया जा सकता है। सबसे लास्ट में दोस्तों, अगर कोई किसान अन्य किसी स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है तो क्या इसका लाभ ले सकता? बिल्कुल नहीं। जैसे EPFO में अगर किसी कोई लाभ है या उसका नाम है, इसी के अंतर्गत है, या फिर आपका नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत है, या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत है, तब भी ये लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये आपकी स्कीम थी कौन सी? प्रधानमंत्री मान धन योजना। आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो गया होगा। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। कल की स्कीम आपकी जो अपने आप आपको तैयार करना है उसमें 3 स्कीम है। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय की, अटल पेंशन योजना के बाद अगली स्कीम आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन 3 स्कीम को आप लिख लीजिए, यानी जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, इन 3 अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 3 स्कीम को हम कल एक साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको अपने हिसाब से इस पर तैयारी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।